नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है अभिनव क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना के इस अंतिम सेशन में मैं 2 सेशन इसके कर चुका हूं और तीसरे सेशन में जो बात अपन करेंगे दोस्तों वो करेंगे प्रस्तावना को लेकर के जो वाद विवाद है। जैसा कि आपको सामने हेडिंग दिख रही है, प्रस्तावना से संबंधित वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब है कि प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आए और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसकी चर्चा। और एक हम बात करना चाहते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा। पहले चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के केसेज की या प्रस्तावना के वाद विवाद की, उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित जो स्टेटमेंट लोगों ने दिए, जो वक्तव्य लोगों ने दिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सामने प्रस्तावना से संबंधित वाद विवाद। पहला मामला, ध्यान देना, ए.के. गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य का केस था। ये ध्यान रखना विशेष रूप से, ए.के. गोपालन का मामला है और ये मद्रास राज्य का है और ये केस है 1950। एटलीस्ट मैं इसकी डेट भी बता दूं आपको, 19 मई को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, 19 मई 1950। आपको एक बात पहले ही बता दूं स्टार्ट करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस बनता है किसी मामले को लेकर के, तो मामला जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जाता है, मतलब जिस दिन रजिस्टर्ड, जिस दिन आपने चैलेंज किया है उस दिन के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगा। जिस दिन मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उस दिन के नाम से रजिस्टर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए.के. गोपालन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1950 का जो ये केस है, तो 1950 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। वो जजमेंट आया था 19 मई को, इसलिए 19 मई का दिन आएगा 19 मई 1950, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि मामले में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है मामला उसी दिन के नाम से रजिस्टर्ड होता है। चलिए, क्या था ए.के. गोपालन का मामला, ध्यान से सुनना। सीधा प्रश्न आएगा, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रवर्तित का मतलब होता है लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? सीधा क्वेश्चन, प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? तो ए.के. गोपालन के मामले में कहा था कि प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान रख लेना कि जो प्रस्तावना है उसे आप न्यायपालिका में प्रवर्तित का मतलब होता है लागू नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? आपको उत्तर देना है ए.के. गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य 1950 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सीधा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? तो आपका उत्तर आएगा दोस्तों ए.के. गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य, 19 मई 1950 को जजमेंट आया था और इसी दिन के मामले से मामला रजिस्टर्ड है। अगला मामला प्रस्तावना को लेकर के, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न यहां से बना है, सुनिएगा। बेरूबाड़ी संघ मामला, ध्यान देना भाई, यह मामला है 1960 का, संघ सरकार का है। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 का मामला है दोस्तों। कब का है? 1960 का। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी संघ मामले में निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन सीधा पूछेगा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निर्णय देते हुए कहा था? तो आपको उत्तर देना है बेरूबाड़ी संघ मामला 1960। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये लो दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है
यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और कौन से मामले में? बेरूबाड़ी संघ मामले में। लगे हाथ। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेरूबाड़ी क्षेत्र पहले ये भारत का अंग था। नेहरू जी की सरकार थी, 1959 की बात कर रहा हूं मैं, 1959 की। 1959 में 1959 में नेहरू जी की सरकार के समय ये बेरूबाड़ी संघ जो क्षेत्र था, एक क्षेत्र का नाम था बेरूबाड़ी, ये बेरूबाड़ी क्षेत्र भारत का अंग था। किसका अंग था? भारत का। इसको लेकर विवादास्पद स्थिति थी, पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार जताता था। नेहरू जी की सरकार ने यह फैसला लिया कि बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? पाकिस्तान को दे दिया जाए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर एक्चुअल में क्या होता है, जो सरकार होती है, मैं कहूं संसद, भाई संसद एक्चुअल में मैं सरकार बोलूंगा क्योंकि संसद में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वही पार्टी सरकार में रहती है। जैसे लोकसभा में बहुमत होता है, जैसे बीजेपी के पास बहुमत है इस समय, तो सरकार बीजेपी की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है भारत की। चलिए, एक्चुअल में क्या होता है, अगर भारत का कोई क्षेत्र है और उसको तोड़ करके कोई नया राज्य बनाना है, भारत में ही एक राज्य से नया राज्य बनाना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, तो ऐसे जो विधेयक होते हैं वो संसद सामान्य बहुमत से पारित करके कर सकती है, अर्थात उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यह है, जो सरकार होती है वो नए राज्यों का गठन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस नए राज्य का गठन संसद द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किया जाता है। और वो सामान्य बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है वो संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आता। तो सरकार ने क्या किया कि इस क्षेत्र को भी, जो बेरूबाड़ी था, इसे पाकिस्तान को देने का फैसला किया। बोले इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही पाकिस्तान को देने का फैसला किया। लेकिन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट से जब यह पूछा गया कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, कि आपको पता है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 143 जिसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परामर्श मांग सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप भारत के अधिकार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को, जो भारत के का अंग है, किसी भी क्षेत्र को विदेश को नहीं सौंप सकते। ऐसे ऐसे कैसे? सामान्य बहुमत से। मतलब आप सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भारत के किसी अंग को विदेश को नहीं सौंप सकते। तो बोले कैसे सौंप सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर भारत का कोई अंग विदेश को देना है, सौंपना जरूरी है, तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान में नवा संशोधन किया गया, यह भी अच्छा प्रश्न है। और नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो ये बेरूबाड़ी क्षेत्र था, इसको पाकिस्तान को दे दिया गया। प्रश्न बन सकता है कि जो बेरूबाड़ी क्षेत्र है इसे किस संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान को दिया गया? तो बेरूबाड़ी क्षेत्र को नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत पाकिस्तान को सौंपा गया था, ध्यान रखना। और अगर भारत में ही कोई नया राज्य बनाना है, जैसे राजस्थान को तोड़कर एक नया राज्य और बनाना है, तो ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रख लेना। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। नोट डाल के मैं लिख रहा हूं कि जो बेरूबाड़ी क्षेत्र है, बेरूबाड़ी क्षेत्र को नवे संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नवे संविधान संशोधन अधिनियम, नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पाकिस्तान को सौंप दिया गया, सौंप दिया गया। ये लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेरूबाड़ी क्षेत्र कब सौंपा गया? तो बेरूबाड़ी क्षेत्र नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत पाकिस्तान को सौंपा गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे तीसरे मामले पर, ध्यान दीजिएगा जरा। पानी ले लेता हूं मैं थोड़ा। चलिए अगला मामला, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। अक्सर यह मामला बताया नहीं जाता है बुक्स में। यह राजस्थान राज्य का मामला है, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य, 1965 का मामला है। राजस्थान राज्य 1965 का केस है। इस मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संबंध में एक इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या करते हुए कहा कि उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है। शानदार बात बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। सुप्रीम कोर्ट, प्रश्न पूछेगा सीधा, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निर्णय देते हुए कहा था कि प्रस्तावना पर या उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो आपको उत्तर देना है दोस्तों कि उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है। यह सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? तो यह सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में कहा था। क्या कहा था? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है। गहन विचार विमर्श की छाप है। विमर्श की छाप है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, लेवल के एग्जाम जो होते हैं उनमें ये मामले पूछे जा सकते हैं। हालांकि नॉर्मल एग्जाम्स में सुप्रीम कोर्ट के एक तो बैरूवाड़ी मामले को और एक केशवानंद भारती मामले को ज्यादा पूछता है, इन दोनों का ज्यादा रिपीटेशन होता है। फिर भी अच्छे लेवल की एग्जाम में इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे, एक मामला बता रहा हूं दोस्त को मैं आपको, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, बहुत चर्चित केस है। मौलिक अधिकारों में इसकी चर्चा करूंगा मैं, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। मौलिक अधिकारों में इसकी और खुल के चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। पंजाब राज्य, ये 1967 का मामला है। आप कहेंगे सर मौलिक अधिकारों में क्यों? तो इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ वाले मामले में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, इसलिए इसकी डिटेल में चर्चा मैं कहूंगा वहां पे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोलकनाथ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो दोस्तों ध्यान देना, गला थोड़ा बार बार सूख सा जाता है क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, उसका प्रभाव रहता है। ध्यान दीजिए, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। ये बहुत गजब की बात बोल रहा हूं मैं दोस्तों, याद रहे। वैसे प्रस्तावना, उद्देशिका प्रस्तावना एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। वैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित ठाकुरदास भार्गव दोनों ने कहा था। ये स्टेटमेंट पूछे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव दोनों ने कहा था। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है और यही नहीं शाश्वत है और परिवर्तनीय है, ये तीनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। कौन से मामले में? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में, कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और परिवर्तनीय है। यह सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले मामले में कहा था। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कैसे बनेगा क्वेश्चन? आपसे पूछेगा प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है या परिवर्तनीय है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया था साहब, कौन से मामले में? तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में, ध्यान रख लेना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ध्यान दीजिए भाई, जरा ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं परिवर्तनीय है। क्या है दोस्तों? परिवर्तनीय है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के विवाद में। किसमें कहा था? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के विवाद में। दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है, ये चार मामले मैंने आपके सामने रख दिए हैं अब तक। ए.के. गोपालन का केस, बैरूवाड़ी संघ मामला, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। मैं बहुत जीरो से उठा कर रहा हूं इन चीजों को और बहुत डेप्थ तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना 2-3 मामले ही बताए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन मैं आपको सारे मामले सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इसके बता रहा हूं। इसका रीजन यह है दोस्तों कि आप एक बार में ही इस सारी चीजों को समेट लें और उसके बाद बार बार आप इनका रिवीजन करते रहें, जिससे ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल अमिट हो जाएं, कभी नहीं मिटे।
एक ऐसी छाप आपके दिमाग पे छप जाए इनकी कि परीक्षा में जब इनका प्रश्न आए तो आप आराम से उसको कर पाए, ऐसी मैं आशा करता हूं और इसी उद्देश्य के साथ मैं इसको पढ़ा रहा हूं। अब मैं करता हूं दोस्तों आगे बात थोड़ी सी। अगला मामला, और मैं फिर कह रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट मामला है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट मामला है, ध्यान से सुनना। न केवल प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों की जब चर्चा आएगी तब इसका और भी खुल करके जिक्र सामने आएगा, लेकिन अभी मैं इस मामले का संबंध जो प्रस्तावना से है उतनी ही चर्चा करूंगा। और मामला है दोस्तों, ध्यान देना, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य का मामला है। बिल्कुल केरल राज्य का मामला है और 1973 का मामला है दोस्तों। और कौन है ये केशवानंद जी? हाल ही में कोविड के दौरान इनकी डेथ हुई थी, इसलिए चर्चा में भी है। केशवानंद भारती केरल के एक मठाधीश थे, अब है नहीं, ये थे केरल के एक मठ। केरल में मठ हुआ करते हैं, साउथ इंडिया में आप जानते हैं मठ हुआ करते हैं भरपूर मात्रा में, तो उधर बहुत सी संख्या में, भरपूर संख्या में मठ हुआ करते हैं। केरल के एक मठाधीश थे केशवानंद भारती, इनका हाल ही में देहांत हुआ है। ये संपत्ति से जुड़ा हुआ वाद था बेसिकली केशवानंद भारती का संबंध जो भूमि का विवाद था ना, 9वीं अनुसूची वाला, उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन इसकी चर्चा संपत्ति का जो अधिकार है उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन इसकी चर्चा जो संपत्ति वाली है वो तो मैं करूंगा वहां पे जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा। अभी मैं इसकी चर्चा प्रस्तावना के संबंध में कर रहा हूं कि केशवानंद भारती, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि एक मामले में एक ही प्रकार की चर्चा हो, कि जैसे मान लीजिए कोई मामला है तो प्रस्तावना से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है। केशवानंद भारती का संबंध आप देखिए प्रस्तावना से भी है, मौलिक अधिकारों में तो बहुत अच्छी चर्चा है इसकी, नीति निर्देशक तत्वों में भी एटलीस्ट इसकी चर्चा आएगी। नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो भी केशवानंद भारती मामले का जिक्र आता है, लेकिन यहां मैं चर्चा केवल उतनी कर रहा हूं जितना कि इसका संबंध किससे है दोस्तों? प्रस्तावना से है। क्या संबंध है इसका प्रस्तावना से? जरा गौर फरमाइएगा और सामने ध्यान दीजिएगा। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? अब आप मेरे से कहेंगे कि सर बार बार एक ही बात को क्यों गाए जा रहे हो? मैं नहीं गा रहा हूं, ये प्रश्न बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। केशवानंद भारती के मामले में एक बार दोबारा इसका रिपीटेशन हुआ, और याद रहे दोस्तों इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। 60 में तो कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और साथियों याद रखना केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, और क्या कहा दोस्तों? कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी में कहा और इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश की बात, द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान देना भाई, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है, अति महत्वपूर्ण अंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कौन से मामले में कही? तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के मामले में कही। और एक बात और सुनना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है एवं संसद, देखो ध्यान देना, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा, इस मामले को थोड़ा लंबा है, पेशेंस के साथ सुनना, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां से। क्या कहा? कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है एवं संसद इसमें संशोधन कर सकती है। किसमें? संविधान में। एवं संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, कर सकती है, किंतु आगे देखिए, किंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में, क्या कहा? किंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में, इसको ध्यान से देख लेना, मूल ढांचे में
संशोधन नहीं कर सकती। देखो आप, कितना शानदार प्रश्न निकलेगा यहां से। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद जो है वो संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब एक बात सुनना, एक नई शब्दावली दे दी संसद ने कि मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, संसद को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात बोले मूल ढांचा क्या है, तो इस मूल ढांचे के लिए कई शब्दावली आती हैं। मैं मूल ढांचा बोल सकता हूं, ध्यान रखना मैं एक शब्द इसके लिए और दे सकता हूं, आधारभूत ढांचा, या मैं बोल सकता हूं आधारभूत संरचना। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखना, मूल ढांचा बोल दूं, आधारभूत संरचना बोल दूं, आधारभूत ढांचा बोल दूं, एक ही बात है। या इंग्लिश में कहूं तो बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात आप ध्यान रखना। 3-4 शब्द इसके, मूल ढांचा बोल दूं, मूल संरचना बोल दूं, आधारभूत संरचना बोल दूं, आधारभूत ढांचा बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूं, इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है, देखो शुरू से सुनना, प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है एवं संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। जैसे ही मैं ये शब्द बोलता हूं ना, बच्चे के जहन में आता है कि सर ये क्या आ गया मूल ढांचा, और इसे कई प्रश्न निकलते हैं। पहला प्रश्न, मूल ढांचा जैसी कोई भी शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है, ध्यान रख लेना। क्या है ये मूल ढांचा, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको मैं। जिज्ञासा उठ रही होंगी आपके मन में कि सर ये मूल ढांचा क्या है, इसके बारे में बताइए। सब बताऊंगा एक एक करके, सीक्वेंस से चलते जाइए। पहला प्रश्न उठता है कि सर मूल ढांचा क्या है, ये मूल ढांचा। तो एक प्रश्न तो ये बनेगा कि मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिया। कौन सा प्रश्न आएगा दोस्तों कि मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में दिया। तो मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में दिया, तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। पहला ही प्रश्न आपसे यह बनेगा कि मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिया, तो आपको उत्तर देना है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। एक तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है, सीधा ही पूछ लेगा मूल ढांचे का सिद्धांत कौन से मामले में दिया। अब प्रश्न है कि सर मूल ढांचे का उल्लेख कहां पे है, तो मूल ढांचे का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह सिद्धांत इस मामले में। दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात कि सर मूल ढांचे का मतलब क्या है, ये पूछा भी गया सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कि मूल ढांचे का मतलब क्या है। अर्थात आपने ये कहा है कि संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो बोलो आप बता दीजिए मूल ढांचे में क्या क्या आएगा कि हम किस किस में संशोधन नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन सा तत्व मूल ढांचे में सम्मिलित होगा, अर्थात संविधान के कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से बिंदु मूल ढांचे में सम्मिलित होंगे और कौन से नहीं होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा समय समय पर। साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचे में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। देखो बात को समझना, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं करेगी, जो संविधान का मूल ढांचा होगा ना उसमें संशोधन नहीं करेगी संसद। तो पूछा कि मूल ढांचे में क्या आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मूल ढांचे में कौन सी चीजें आएंगी कौन सी नहीं आएंगी, अर्थात कौन मूल ढांचे में शामिल होगा या कौन मूल ढांचे में शामिल नहीं होगा। और मूल ढांचे में शामिल होगा मतलब संसद संशोधन नहीं कर सकती, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा समय समय पर। और आपको प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि मूल ढांचे का निर्धारण किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। भाई ध्यान रख लेना कि मूल ढांचे में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, यह निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है समय समय पर। सुप्रीम कोर्ट खुद बताएगा कि कौन मूल ढांचे में होगा कौन नहीं होगा। ये सारी बातें आप कॉपी में एक एक करके नोट डाउन कर लेना, मैं इनको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं एक एक करके। अब बात आती है एक और बिंदु की। ऑफलाइन बच्चेज में एक बार एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि सर अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, तो बोले क्या उत्तर आएगा। अब बात को समझिए आप, क्या प्रश्न है कि संसद प्रस्तावना में या उद्देशिका में संशोधन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में कहा। अरे भाई एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, मतलब प्रस्तावना संविधान में शामिल हो गई कि नहीं हो गई। अरे अंग है मतलब शामिल है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन। तो बताओ प्रस्तावना संविधान में है कि नहीं है, मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। अरे है ना प्रस्तावना संविधान का अंग, तो बताओ भाई प्रस्तावना में भी संशोधन हो जाएगा, कहां दिक्कत आ रही है। अरे भाई एक बात बताओ, डायरेक्ट कहने की जरूरत कहां पड़ रही है। मैं ये बात डायरेक्ट ना बोलूं, मैंने इतना बोल दिया
कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है और संसद संविधान में संशोधन कर सकती है किंतु मूल ढांचे में नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट साफ कर रहा है कि अब देखो, प्रस्तावना को तो मूल ढांचे में शामिल माना नहीं है अभी तक, वो मानेगा एसआर मुंबई का मामला आएगा उसमें मानेगा, लेकिन यहां पे क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है और संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अरे संसद जब संविधान में संशोधन करेगी तो प्रस्तावना संविधान का अंग बता दिया कि नहीं बता दिया? बता दिया साहब है, तो प्रस्तावना में भी संशोधन कर देगी संसद। कहां दिक्कत आ रही है? और जैसा कि किया भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तंत्र के तहत। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी निकलेंगे। कैसे क्वेश्चन? कि प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, कौन से मामले में कहा? तो सीधा उत्तर केशवानंद भारती आ जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न बच्चों को कंफ्यूज करने में बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, बहुत कैपेबल है ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने में। अब चलिए आगे और क्या क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। मैं एक दो बात तो लिख ही देता हूं आपको। मूल ढांचे का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा कि कौन मूल ढांचे में आएगा, कौन नहीं आएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मूल ढांचा जैसी कोई भी बात संविधान में उल्लेखित नहीं है, बल्कि ये मूल ढांचे का सिद्धांत जो है ये केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। अब मैं आपके सामने एक चर्चा और रख रहा हूं, जरा ठीक से सुनना। दोस्तों, भारत के संविधान को जब आप पढ़ोगे तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 145 सुप्रीम कोर्ट में। उस 145 में लिखा गया है जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई जो करती है वो जजों की एक खंडपीठ करती है। बेंच बोल दूं, खंडपीठ बोल दूं, आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? जरा सुनिए। मान लीजिए कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जजों की एक पीठ करती है। दो या दो से अधिक जज मिलकर के अगर कोई फैसला देते हैं तो उसे पीठ बोलते हैं, खंडपीठ बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जज शामिल हैं तो खंडपीठ या बेंच कहलाएगी, ध्यान रख लेना एक बात। और 145 में साफ साफ लिखा गया है क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट में मामलों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की खंडपीठ या बेंच द्वारा किया जाता है। अर्थात किसी भी मामले पर सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होती है तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की खंडपीठ या बेंच बिठाई जाती है और उस मामले पर कौन कौन से जजों की खंडपीठ बैठेगी यह तय करता है मुख्य न्यायाधीश। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हालांकि डिटेल में इसकी चर्चा मैं सुप्रीम कोर्ट में करूंगा, लेकिन बेसिक बेसिक बता रहा हूं। यहां पे जब बात आई गई है तो क्यों ना थोड़ी चर्चा कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की खंडपीठ या बेंच द्वारा की जाती है और वो खंडपीठ कौन कौन से जजों से मिलकर के बनेगी, अर्थात कितने जजों की खंडपीठ होगी और कौन कौन से जजों से मिलकर के बनेगी, तो वो तय करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कि कौन से मामले पर सुनवाई कौन से जजों की खंडपीठ करेगी, अर्थात किस मामले में कौन से जज होंगे, ये तय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। एक गजब की बात बोल रहा हूं, ये खंडपीठ अधिकतम कितने भी जजों की हो सकती है कोई मेंशन नहीं है, लेकिन सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम 5 जजों की खंडपीठ। इस बात को समझना आप, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले पर कम से कम 5 जजों की खंडपीठ सुनवाई करती है। कितने जजों की? 5 जजों की खंडपीठ। लेकिन दोस्तों इसका कपवाद बता रहा हूं मैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2-3 मामले ऐसे आए हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए 5 जजों से कम न्यायाधीशों की खंडपीठ भी बैठी है। ये बात भी आप जरा ध्यान रखना। हालांकि सिंपली सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ सुनवाई करती है, लेकिन हाल ही में 2-3 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो खंडपीठ बैठी है उसमें 5 से कम जज भी हुए हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। अधिकतम जज कितने होंगे ये मुख्य न्यायाधीश तय करता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है संविधान में लिखा हुआ कि किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजों की खंडपीठ सुनवाई करेगी, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, तो इसको जानने का भी एक रीजन है दोस्तों। रीजन क्या है, जरा रीजन को समझ लीजिए आप पहले, क्योंकि आप रीजन समझ लेंगे तो इसको समझने में आपको बड़ी सहूलियत होगी। एक मामला है, अच्छे से गौर करना मेरी बातों पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। केशवानंद भारती जो मामला मैं बता रहा हूं आपको, याद रहे दोस्तों, यह भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला है। बहुत गजब की बात रख दी है मैंने। केशवानंद भारती मामला भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला है अब तक का। भारत का संवैधानिक इतिहास मतलब जब से संविधान लागू हुआ है, मैं संवैधानिक इतिहास बोल दूं, मैं न्यायिक इतिहास बोल दूं, एक ही बात है।
भारत के संवैधानिक और न्यायिक इतिहास का अब तक का यह सबसे बड़ा मामला है केशवानंद भारती का। और क्यों? इस पर सुनवाई 13 जजों की खंडपीठ द्वारा की गई थी। कितने जजों की? 13 जजों की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी। आपको बड़ा ताज्जुब हो सकता है सुनकर, 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए। ध्यान रखना, और जो निर्णय आया था वो 7-6 के बहुमत से आया था। कितने के बहुमत से आया था? 7-6। अब आप कहेंगे कि सर 13 ही क्यों? तो एक बात याद रखना, खंडपीठ हमेशा विषम संख्या में बैठती है। कैसी संख्या में? विषम संख्या में बिठाई जाती है, क्योंकि जजमेंट आ सके। जैसे सम संख्या में बैठती, मान ली 12 जजों की होती तो 6 इधर 6 इधर, किधर ही नहीं आता निर्णय। हमेशा इसीलिए विषम संख्या में होती है खंडपीठ। तो ध्यान रख लेना, केशवानंद भारती का जो मामला है इसको भी मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। केशवानंद भारती केस, मामला बोल दूं केस बोल दूं, एक ही बात है। मामला भारत के संवैधानिक इतिहास का भारत के संवैधानिक इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मामला है। सबसे बड़ा मामला है जिस पर 13 जजों की खंडपीठ, 13 जजों की बेंच बोल दूं खंडपीठ बोल दूं, एक ही बात है भाई। ये बैठने वाली बेंच मत समझ लेना आप, ठीक है। 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया। ये बात भी लिख देता हूं मैं, 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया। निर्णय दिया। ये लो भाई, जहन में छाप लीजिए, मैं कह रहा हूं फिर से, ऐसे कैसे छाप लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के संवैधानिक या न्यायिक इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ कौन से मामले पर? तो केशवानंद भारती मामले पर बैठी थी। और साहब कितने जजों की? तो सीधा सा छाप देना उत्तर, साहब 13 जजों की थी और निर्णय आया था 7-6 के बहुमत से, क्योंकि जज बेंच हमेशा विषम संख्या में बैठती है। और एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मामला आता है तो कम से कम 5 जजों की खंडपीठ उस पर सुनवाई करती है साहब। लेकिन हाल ही में 2-3 इसके अपवाद रहे हैं, कुछ 2-3 मामले रहे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 5 से कम जजों की खंडपीठ ने भी निर्णय दिया है। यह बात याद रखना आप दोस्तों। अब मैं चल रहा हूं आगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला मामला केशवानंद भारती हो गया है, सबसे महत्वपूर्ण मामला कह सकता हूं मैं इसको, ध्यान रख लेना, भारत के इतिहास का। ध्यान रखना इस बात को। अब मैं चल रहा हूं आगे एक मामला, SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला भी ध्यान से सुनना। SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का केस है। कब का है? 94 का। 94 में निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में। और मैं पहले ही कह चुका हूं, मामले में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसी दिन के नाम से मामला क्या होता है? रजिस्टर्ड। क्या मामला है जरा सुनिएगा। बेसिकली इस मामले का संबंध है राज्य के आपातकाल से। फिर कह रहा हूं जरा सुनना, बेसिकली ये जो मामला है इस मामले का संबंध है जो राज्यों में आपातकाल लगता है 356, उससे जुड़ा हुआ है ये मामला। बेसिकली पहले ही मामला कर्नाटक का था, लेकिन आगे चलकर के इस मामले में यूपी, राजस्थान और हरियाणा स्टेट का नाम भी जुड़ गया था, इसलिए मामला बनेगा यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान रख लेना, कुछ किताबों में लिखा हुआ है SR बॉम्बई वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, गलत बात है। SR बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आएगा, भारत संघ का केस बन जाएगा ये, क्योंकि 4 राज्य थे इसमें। पहले अकेला कर्नाटक था, बाद में 3 राज्य और। जरा बताता हूं मैं क्या मामला था, ध्यान से सुनिए। पहले इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं मामले की, फिर बताऊंगा कि इस मामले में प्रस्तावना से संबंधित क्या बात थी। पहले इस मामले की पृष्ठभूमि जानिए। SR बॉम्बई 1988 की बात करो, देखो मैं फिर कह रहा हूं, बात 88 की है, निर्णय 94 में आया था, इसलिए 94 के नाम से रजिस्टर्ड है। SR बॉम्बई 1988 की बात है। SR बॉम्बई कर्नाटक के सीएम थे। कहां के सीएम थे? कर्नाटक के। और उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की। SR बॉम्बई की जो सरकार थी उसकी सरकार को बर्खास्त करके और केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया SR बॉम्बई की सरकार को और राज्य में आपातकाल लागू कर दिया 1988 में। इस मामले को SR बॉम्बई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो यह मामला रजिस्टर्ड हुआ था SR बॉम्बई वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। लेकिन
आगे चल करके इस मामले में जब इसकी सुनवाई चली रही थी तो बीच में 3 राज्यों से संबंधित और बातें इसमें जुड़ गई थी, वो भी आपातकाल की थी। कौन सी? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उत्तर प्रदेश में, और जैसे ही बाबरी मस्जिद ढही थी, कल्याण सिंह सीएम हुआ करते थे उस समय यूपी के, ठीक है। बाबरी मस्जिद जब ढही उस समय राजस्थान के सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। तो बाबरी मस्जिद के गिरते ही, ध्यान से सुनना आप, बाबरी मस्जिद के गिरते ही यूपी में आपातकाल लग गया था, राजस्थान में आपातकाल लगा दिया गया था, हरियाणा में आपातकाल लग गया था। तो ये तीनों के मामले और चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, इसी मामले में चले गए थे, एसआर मुंबई वाले में, इसी में शामिल कर लिया गया था इनको तीनों को भी। इसीलिए ये मामला पहले जो एसआर मुंबई वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से था, फिर इसका नाम रखा गया एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि 4 राज्यों की बात आ गई है और चारों की आपातकाल से संबंधित बात थी। तो बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों, एसआर मुंबई जो केस है उसका संबंध जो है वो राज्य आपातकाल से है, और मैं जब आपातकाल आपको पढ़ाऊंगा तो एसआर मुंबई केस की दोबारा चर्चा भी करूंगा। वहां पे बड़ी जबरदस्त टिप्पणी करेगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को लताड़ मारेगा इस मामले में, देखना आप, मैं बताऊंगा आपको। केंद्र सरकार को लताड़ मारी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कि आप ऐसे कैसे आपातकाल लगा सकते हैं किसी राज्य में। बहुत बढ़िया बातें करूंगा मैं, और आपातकाल के संबंध में भी बहुत इंटरप्रिटेशन हुई थी इस मामले में कि अगर आप आपातकाल लगा रहे हैं राज्य में तो आप सरकार को बर्खास्त कीजिए, विधानसभा को तब तक आप बर्खास्त नहीं करेंगे या भंग नहीं करेंगे, केवल निलंबित करेंगे विधानसभा को, तब तक भंग नहीं करेंगे जब तक संसद से अनुमति नहीं मिल जाती है आपातकाल की उद्घोषणा को। कई सारी चर्चाएं करूंगा मैं आपके साथ। मैं कह रहा हूं दोस्तों ध्यान से, आपको संविधान को मैं आपको बॉटम टू टॉप ले जाने में बहुत ज्यादा यूजफुल कंटेंट आपको अवेलेबल करवाऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बस जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मजा आने वाला है, ये बात मैं आपको पहले ही कह देता हूं। और संविधान की एक अच्छी खासी अप्रोच मैं आपकी डेवलप कर दूंगा, इस बात का मेरा वादा है आपसे कि मैं एक अच्छी अप्रोच आपकी डेवलप कर दूंगा संविधान को लेकर के, आप अच्छे से उसको डिस्कस कर पाएंगे, अच्छी चीजें अपन पढ़ेंगे। चलिए आगे क्या है। एसआर मुंबई का जो मामला है वो बेसिकली राज्य आपातकाल से है, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको एसआर मुंबई का मामला क्या था, एटलीस्ट ये भी बता दूं, वर्तमान में जो बसवराज मुंबई कर्नाटका के सीएम हैं, आज की डेट की बात कर रहा हूं, टुडे, आज का जो सेशन मैं ले रहा हूं, आज की डेट में बसवराज मुंबई जो सीएम है कर्नाटक के, वो इन्हीं के बेटे हैं। किनके? एसआर मुंबई साहब के। ध्यान रखना आप इस बात का भी, एसआर मुंबई साहब के ही बेटे हैं बसवराज मुंबई। चलिए, एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो मामला है, इसका प्रस्तावना से क्या संबंध है तो जरा सुन लीजिए। इसका प्रस्तावना से यह संबंध है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। दोस्तों समझिए बात को, कितनी गहरी कहानी है। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। यह बात कौन से मामले में कही? एसआर मुंबई। और समझिए, याद करो केशवानंद भारती का मामला, क्या कहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने? यही तो कहा था मित्रों, अरे क्या कहा था? यही कहा था कि मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती और मूल ढांचे में कौन होगा और कौन नहीं होगा ये तय समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। कर दिया है साहब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड 1994 के इस एसआर मुंबई वाले मामले में कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा है। आधारभूत संरचना बोल दूं एक ही बात है, तो ध्यान रखना प्रश्न कैसे बनेगा। प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है या मूल ढांचा है? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के मामले में कही थी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से रखिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ने निर्णय दिया या कहा एक ही बात है, निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। अरे क्या है? मूल ढांचा है। प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, ये लीजिए साहब। किस मामले में कहा? तो एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के मामले में कहा। और क्लियर रखना दोस्तों, मूल ढांचा कौन से मामले में दिया था? ये मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में। और फिर से आएगा एसआर मुंबई का मामला जब मैं आपको अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में, तब इसकी और भी डिटेल में मैं चर्चा वहां पे करूंगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, एक मामला और देख लीजिए इसमें, और ये और देख लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि मामलों का प्रश्न प्रस्तावना का बाहर जाएगा ही नहीं आपका, इतना मेरा विश्वास है, इतनी चर्चा पढ़ने कर ली है। एलआईसी ऑफ इंडिया मामला, चलिए
ये और देख लो, LIC ऑफ इंडिया मामला, ये मामला है 1995 का। कब का है? 1995 का। क्या कहा? तो दोस्तों याद करो, केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। इसी बात का रिपीटेशन, इसी बात को रिपीट किया है सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया मामले में। क्या रिपीट किया है? कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। इसी बात को रिपीट किया, ध्यान रख लेना। इसी मामले में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, ये लो साहब, अंग है। अब एक नई चर्चा छिड़ जाएगी। ये बोलते ही मैं थोड़ा पानी ले लेता हूं दोस्तों एक बार। चर्चा क्या? मैंने अभी बोला कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। कौन से मामले में? LIC ऑफ इंडिया। और यही बात मैंने केशवानंद भारती के मामले में बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए, क्या प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? और ऑप्शन सुनिएगा, बैरूबाड़ी संघ मामला, AK गोपालन मामला, केशवानंद भारती मामला और LIC ऑफ इंडिया मामला। चारों को अलग अलग दे और एक को छांटना हो तो छांटना है केशवानंद भारती को। ध्यान रख लेना, प्रायोरिटी केशवानंद भारती को दोगे आप। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर चारों में से एक छांटना है कोई दिक्कत नहीं है, छांट लीजिएगा। क्यों? पहली बार उसी मामले में कहा था, लेकिन प्रश्न सेम रहे कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? ऑप्शन सुनिएगा, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। दूसरा ऑप्शन LIC ऑफ इंडिया मामला। तीसरा ऑप्शन ए व ब दोनों और चौथा ऑप्शन बैरूबाड़ी संघ मामला। उत्तर देना है ए व ब दोनों, क्योंकि दोनों मामलों में कहा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एग्जामिनर आपके साथ ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ऐसे भी क्वेश्चन को जनरेट कर सकता है। आप इस बात को समझिएगा, इस बात की गहराई को जानिएगा कि आपके साथ ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है। ये थे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित वाद विवाद। लगभग 40-45 मिनट की चर्चा, जहां तक मैं मान रहा हूं। हाँ, 40-45 मिनट की चर्चा की है मैंने वाद विवाद के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको इतना समय तो इसको देना ही होगा। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, विश्वास के साथ, गारंटी तो होती नहीं है लेकिन विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इतनी बातें पढ़ ली तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरी ऐसी पूरी आशा है, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रश्न वाद विवाद का यहां से बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों मैं प्रस्तावना को ले रहा हूं उसके लास्ट स्टेज में, लास्ट फेज प्रस्तावना का। और वो फेज क्या है? वो फेज है कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा, प्रस्तावना को किसने क्या कहा। अब मैं ये ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रस्तावना के बारे में स्टेटमेंट है, कुछ लोगों ने प्रस्तावना के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या क्या कहा सुनते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। पहली बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन दोनों ही व्यक्तियों ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, फिर कह रहा हूं, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित ठाकुरदास भार्गव। देखिए सब, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? तो कहा कि प्रस्तावना, ध्यान देना, पैटर्न जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, आप याद करने में आसानी होगी। इसी पैटर्न से, संविधान की आत्मा है, ये लो, सोल, आत्मा, ये लो सा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। पहला कथन। आगे चलिए, अगला स्टेटमेंट,
एक व्यक्ति जाने पहचाने बहुत फेमस व्यक्ति वकील नानी पालकी वाला, क्या नाम बोला मैंने? नानी पालकी वाला, एन के पालकी वाला, जाने पहचाने वकील, ध्यान रख लेना भारत में, नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाला ने कहा, क्या कहा? वकील थे पैसे से, ध्यान रख लेना भाई, और बहुत बड़े जबरदस्त वकील थे। सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे 1973 के आसपास इन्होंने एक बार, भारत सरकार के, जबरदस्त वकालत थी इनकी। नानी पालकी वाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा? तो नानी पालकी वाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। और दोस्तों एक बात और कह दूं, इनकी एक पुस्तक भी है, वी द पीपल इंडिया, वी द पीपल इंडिया, ये पुस्तक है इनकी, वी द पीपल नाम से। नानी पालकी वाला साहब की पुस्तक भी है, वी द पीपल। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। अगला स्टेटमेंट, एक व्यक्ति जिनका नाम अर्नेस्ट बारकर, क्या नाम है? अर्नेस्ट बारकर। इन्होंने क्या कहा? तो अर्नेस्ट बारकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी। हालांकि कुछ किताबों में, मैं फिर कह रहा हूं पहले ही, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें यह लिखा मिलता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको यह ध्यान रखना है अर्नेस्ट बारकर, इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट बारकर। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी, यह भी याद रखना है आपको। 3 स्टेटमेंट हो गए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, मैं 10-12 स्टेटमेंट लिख दूंगा आपके सामने, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक बार ही पढ़ना है अपने को, डिटेल में पढ़ना है, फिर उसका रिपीटेशन चलता रहेगा, बार बार रिवीजन कर लेंगे अपन। चलिए आगे। एक व्यक्ति जिनका नाम के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, छोटा नाम याद रख लेना, शॉर्टकट ही, पूरे के चक्कर में छोटा और भूल जाओगे। प्रस्तावना, क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। बोले अरे क्या है? तो बोले प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। क्या है? तो बोले राजनीतिक कुंडली है। अब एक बड़ी जबरदस्त बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। ये जो राजनीतिक कुंडली है ना, इस राजनीतिक कुंडली को संभाल के रखना। आप कहोगे सर क्यों संभाल के रखें? तो जरा ध्यान रखना, यूं संभाल के रखें, राजनीतिक कुंडली को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। यह प्रश्न भी आ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? तो दोस्तों पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था, यह कहा था साहब के.एम. मुंशी ने। राजनीतिक कुंडली को ही इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। चलिए आगे और स्टेटमेंट ले लीजिए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बड़ा जाना पहचाना नाम। परिचय पत्र समिति पढ़ाई थी मैंने संविधान सभा में आपको, उसके अध्यक्ष भी यही थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और मौलिक अधिकारों में भी इनकी चर्चा आएगी ठीक ठाक सी। प्रारूप समिति के भी सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या कहा? कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार। ये कहा साहब इन्होंने। क्या कहा? कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये 5 स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब दोस्तों 5 ही नहीं, मैं आपके सामने 2-3-4 स्टेटमेंट बड़े जबरदस्त और लिख रहा हूं, और आपको उनको भी तैयार रखना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, एक ही बार में चर्चा कर लेनी है पूरी डिटेल में, बार बार इनके ऊपर समय खराब है नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट। चलिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी।
क्या नाम था? जेबी कृपलानी, जीवतराम भगवतराम कृपलानी। मैं फिर कह रहा हूं, छोटा नाम याद रख लीजिए। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में रखे सिद्धांत गहन सिद्धांत हैं। गहन सिद्धांत हैं। क्या है? गहन सिद्धांत हैं बोले। ये लीजिए, क्या कहा कि प्रस्तावना में रखे सिद्धांत गहन सिद्धांत हैं। ये कहा था कि इन्होंने, तो ये कहा था साहब। समय लगभग 50 मिनट का सेशन हो चुका है, आगे बढ़ाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। एक सदस्य हुआ करते थे पंडित गोविंद दास। क्या नाम था? पंडित गोविंद दास। इन्होंने भी एक बड़ी जबरदस्त बात बोली। इन्होंने कहा प्रस्तावना आदि वाक्य है। क्या कहा? प्रस्तावना आदि वाक्य है। क्या कहा भाई? कि प्रस्तावना आदि वाक्य है। यह कहा था इन्होंने। पानी खत्म हो चुका है। चलिए, क्या कहा था? प्रस्तावना आदि वाक्य है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जरा ध्यान रखनी है। एक बड़ी जबरदस्त सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने यह भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आधारशिला भी है। दोस्तों ये भी याद रख लेना आप। हालांकि ये आदि वाक्य वाला ज्यादा पूछता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है। ये बात भी आप याद रखना, ये भी इन्होंने ही कहा था। इन्होंने ही कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है। क्यों ना लगे हाथ, इसको भी देख लें। प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है। प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है। तो स्टेटमेंट अब तक आपने पढ़े हैं, उसे कई गुना एक्स्ट्रा स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। लगभग सारे कवर करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम के एंगल से यूजफुल हो सके। 2 स्टेटमेंट तो आप ये याद रखना, एटलीस्ट 3 ही हो गए हैं। जेबी कृपलानी का है एक, तो 2 पंडित गोविंद दास के हैं। अब दोस्तों एक जो पंडित ठाकुरदास भार्गव के स्टेटमेंट की अपन बात कर रहे थे, किसकी? पंडित ठाकुरदास भार्गव की। इन ठाकुरदास भार्गव के कई स्टेटमेंट और हैं, मैं इनको भी एक चरण में ले रहा हूं, वापस ध्यान देना, क्योंकि इनके कई सारे स्टेटमेंट हैं और सारे मैं ले रहा हूं एक साथ। ठाकुरदास भार्गव, इसको जरा संभाल के रखना भाई। इन्होंने कई सारी बातें बोली हैं प्रस्तावना के लिए। क्या बोला है? एक तो बता ही दिया है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा। एक इन्होंने प्रस्तावना को शोभात्मक आभूषण मात्र कहा है। ध्यान रख लेना कि प्रस्तावना क्या है? शोभात्मक आभूषण मात्र है। ध्यान रख लेना। क्या कहा? कि प्रस्तावना शोभात्मक आभूषण मात्र। और दोस्तों आपके जहन में आ भी रहा होगा कि सर प्रस्तावना शोभात्मक आभूषण मात्र क्यों? ऐसा क्यों कहा इन्होंने? तो पता है इन्होंने ऐसा क्यों कहा? याद करो, मैंने एक मामला बताया था भी ए.के. गोपालन का, जिसमें मैंने चर्चा की थी मैंने ये कि ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय या न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। और जब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं करोगे तो वो तो एक शोभा देने वाला आभूषण मात्र बनकर ही रह जाएगा। जब इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर सकते किसी चीज को लेकर, तो फिर वो तो शोभात्मक आभूषण मात्र ही है। इसलिए कहा था इन्होंने। याद रखना, इन्होंने ही कहा था प्रस्तावना तोल का तराजू। क्या कहा था? प्रस्तावना तोल का तराजू। ये कहा था इन्होंने। इन्होंने एक व्याख्या और की है, जबरदस्त टिप्पणी की है प्रस्तावना पे इन्होंने एक और। क्या की है? इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना एक जटिल नग है। क्या कहा? इन्होंने कहा दोस्तों कि प्रस्तावना एक जटिल नग है। ये लो, 3 स्टेटमेंट हो गए इनके। एक हो ही गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दोस्तों ये सारे स्टेटमेंट आपको एक बार देख लेने हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है कि इतने स्टेटमेंट अगर आप कवर कर लेंगे तो आप यहां से बनने वाले प्रश्न को आराम से कवर कर पाएंगे। और आराम से नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उनको भी आराम से सोल्व कर पाएंगे।
क्योंकि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं ये मानता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रस्तावना से बनने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत हो गया है, बहुत हो गया है और बहुत सारे स्टेटमेंट हो गए हैं। एटलीस्ट एक आधा स्टेटमेंट मैं ये कहूं, समय ठीक अभी तो सेशन अपन थोड़ा लंबा कर लेते हैं क्योंकि अलग से सेशन लेने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, एक दो बातें और हैं, अब उसके लिए मैं अलग से सेशन तो लेकर आऊंगा नहीं, एक दो बातें हैं वो इसी में मैं कवर कर लेता हूं। एटलीस्ट कुछ बुक्स में ये भी मिलता है कि पंडित, अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेटमेंट मिलते हैं, आपको बता दूं, कुछ बुक्स में कुछ स्टेटमेंट है, कुछ में कुछ है। ऑथेंटिक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लेके आया हूं। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के लिए भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। क्या कहा था? कि प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। देखो आप अकेले भार्गव के कितने स्टेटमेंट हो गए, 3, एक आत्मा वाला, एक ये सर्वाधिक अमूल्य भाग, 5 स्टेटमेंट तो अकेले ठाकुरदास भार्गव के हो गए। चलो इसको भी क्यों छोड़े, लिख ही लेते हैं। ये लो, प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है। किसने कहा दोस्तों? तो ये कहा साहब पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। कितने स्टेटमेंट हो गए देखो, एक तो ये प्रस्तावना संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है, प्रस्तावना तोल का तराजू है, प्रस्तावना संविधान का एक जटिल नग है, प्रस्तावना शोभात्मक आभूषण मात्र है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अकेले के स्टेटमेंट हो गए हैं। याद रखना दोस्तों, मैंने आपके सामने 8 विचारकों के स्टेटमेंट रख दिए हैं। स्टेटमेंट टोटल जो हो गए हैं वो 12-13 के आसपास, क्योंकि अकेले ठाकुरदास भार्गव की 5 स्टेटमेंट है और जो गोविंद दास के हैं वो 2 स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना आदि वाक्य है और संविधान की आधारशिला है। तो लगभग मैं ये कहूं कि स्टेटमेंट टोटल हो गए हैं 13 और प्रस्तावना को लेकर के इतने स्टेटमेंट मैं ये मान के चल रहा हूं कि दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू। हालांकि एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती है, शिक्षा के कोई दायरे नहीं है, शिक्षा और विद्या किसी की बकौती नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा ज्ञान आपको अर्जित होगा। फिर भी एक अच्छा सा कंटेंट आपके सामने मैंने रख दिया है और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस कंटेंट को पढ़ करके जो आपका पेपर आएगा और उसमें प्रस्तावना का प्रश्न आएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, बॉटम से टॉप तक आपने कवर कर लिया है। आप उस एग्जाम को आराम से, बड़े सुलभ तरीके से, बड़े सहजता से आप उसको कर पाएंगे। और भी बातें प्रस्तावना को लेकर के मैं करूं तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि कोई लिमिट इसकी है नहीं, लेकिन अधिकतम से अधिकतम अपन ने इसको कर लिया है। अब मैं आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूं दोस्तों, याद रखना। एक तो क्या है कि आपको प्रस्तावना का जो चैप्टर है ना, उसको पढ़ते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि प्रस्तावना से ये पेपर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसा पेपरों का इतिहास कहता है कि आज तक प्रस्तावना से जब भी प्रश्न बनता है एक नए सिरे से प्रश्न उठ के आता है। एटलीस्ट आरएस वगैरह में, लेक्चर्स वगैरह में तो ऐसा देखने को मिला है कि हर बार प्रश्न अलग ही तरीके से, अलग ही पैटर्न से पुटअप होता है। हर बार एक नया पैटर्न निकल करके आता है सामने। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा गहराई में जाके कवर करने की कोशिश की है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको कर पाए। और एक जो राजेंद्र प्रसाद वाला स्टेटमेंट मैंने बताया था ना कि प्रस्तावना को संविधान का अंग कब स्वीकार किया राजेंद्र प्रसाद ने, तो 17 अक्टूबर 1949 वाली उस बात को आप जरूर समेट के रखना, क्योंकि वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक प्रस्तावना को लेकर के जो वाद विवाद मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, क्या बताए हैं? वाद विवाद जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वाद विवादों की चर्चा पूरी कर लेते हैं और वाद विवादों को समेट लेते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप प्रस्तावना के प्रश्न को बड़ी सहजता से कर पाएंगे और आराम से आप यहां से अपने नंबर सिक्योर कर पाएंगे। इसी आशा के साथ कि प्रस्तावना का चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, मैं अब आपसे इजाजत चाहूं और अगले सेशन में जो अपनी मुलाकात होगी, अब आपको पहले ही बता के जा रहा हूं कि नेक्स्ट सेशंस जो मैं शुरू करूंगा, अगले सेशन में जो अपनी मुलाकात होगी वो पहले अपन लेके आएंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों पहले अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों पे और अनुसूचियों का चैप्टर कवर हो जाने के बाद मैं आपके साथ जुड़ूंगा एक बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जिसको जानने के लिए हर बच्चा जिज्ञासु रहता है, लालायित रहता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के लिए। क्योंकि मौलिक अधिकार एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर बच्चा जानना चाहता है मेरे क्या अधिकार हैं, क्या क्या मेरे राइट्स हैं, ये हर बच्चे की जिज्ञासा होती है। और वही जिज्ञासा आपकी शांत करने के लिए, आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आऊंगा आपके सामने मौलिक अधिकार का एक बड़ा सुंदर सा चैप्टर लेकर के, बड़ी सुंदर सी
वाणी के साथ एक सुंदर सा चैप्टर लेकर के, और बड़े ही प्यार के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के केसेज को अटैच करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।